हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं भाई पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 3 में। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है भाई, देखो हुआ क्या, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दे दी, जगह खाली छोड़ दी थी, तो भविष्य में तत्व खोजे जा रहे थे। ठीक है ना, तो तत्व खोजे जा रहे थे, तो उनके जो शोधकर्ता थे या जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनके आधार पर उन तत्वों का नाम रखा जा रहा था। और भाई आईयूपीएसी उसको क्या कर देता था? प्रस्तावित कर देता था। सहसमिति थे उसको बता देता था कि भाई हाँ ठीक है, अब से इस तत्व का नाम ये है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनके ऊपर क्या हो गया, जिनके नाम के ऊपर विवाद हो गया। जैसे अगर मैं 104 परमाणु क्रमांक वाले रदरफोर्डियम की बात करूं, तो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसको क्या बोला? रदरफोर्डियम बोला। इस तत्व का नाम क्या दिया जिसका परमाणु क्रमांक कितना था? 104। उस तत्व का नाम अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तो दिया रदरफोर्डियम। ठीक है, और जबकि रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया कुर्शाटोवियम। इस तरीके से कुछ नाम दिया था। तो इन नामों के ऊपर क्या है? विवाद छिड़ गया। भाई अमेरिकी वैज्ञानिक वो हम हमारे वैज्ञानिक का नाम रखेंगे, रूसी वैज्ञानिक हम हमारे वैज्ञानिक का नाम रखेंगे। समझ रहे हो ना? तो इस विवाद को खत्म करने के लिए आईयूपीएसी ने सन 1994 में एक पद्धति दी जिसमें क्या है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी में नामकरण निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो आईयूपीएसी में नामकरण इन्होंने क्या पद्धति दी, किस तरीके से हम निर्धारण करेंगे, वो सारी बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इस पद्धति में क्या है, आपके 0 से लेकर 9 तक के आईयूपीएसी ने क्या दिए? मूल नाम दे दिए। ठीक है, मूल नाम कौन कौन से हैं? 0 के लिए मूल नाम हो गया आपका नील, 1 के लिए हो गया आपका अन, 2 के लिए हो गया आपका बाई, 3 के लिए हो गया ट्राई, और 4 के लिए हो गया क्वाड। ठीक है, 5 के लिए हो गया क्या? पेंट। 6 के लिए क्या हुआ? हेक्स। 7 के लिए क्या हुआ? सेप्ट। 7 के लिए सेप्ट। 8 के लिए क्या रखा इन्होंने नाम? ऑक्ट। और 9 के लिए क्या नाम रखा इन्होंने? ईन, ई डबल एन। ठीक है, और इन्होंने एक बात क्या बोली कि जब भी आप किसी तत्व का नाम लिखोगे तो लास्ट में आप क्या ऐड करोगे? लास्ट में आप ऐड करोगे ईएम। क्या ऐड करोगे? ईएम। ईएम का मतलब IUM, ये आप लास्ट में ऐड कर दोगे और वो उस तत्व का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। कौन सी पद्धति में? आईयूपीएसी पद्धति में। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं और एक एग्जांपल लिखने के बाद बाकी के एग्जांपल आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं नाम लिखूं 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का, ठीक है, तो देखना क्या लिखूंगा भाई। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के लिए क्या लिखना है? अन। ठीक है, 0 के लिए क्या लिखना है? नील, अननील। ठीक है, और फिर 1 आ गया, फिर 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? अन। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या जोड़ना है मुझे? ईएम। तो लास्ट में मैं जोड़ दूंगा ईएम। तो नाम क्या हो गया? अननील अनियम। नाम क्या हुआ? अननील अनियम। ठीक है, समझ के बात को। इसी तरीके से अगर मुझे 102 का लिखना है तो 102 का मैं क्या लिखूंगा भाई? पहले क्या लिखूंगा? अन, फिर 0 के लिए क्या लिखूंगा? नील। ठीक है, फिर 2 के लिए क्या लिखूंगा? बाई। ठीक है, और फिर बाई के बाद आपको पता है आई तो पहले से आई गया, तो अब 2 बार आपको आई नहीं लगानी। ठीक ना, एक बार आई आ गया तो ठीक है, एक बार आ गया, अब हम इसी को रखेंगे, तो बाद में क्या ऐड कर दोगे आप? UM। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? अननील बाइयम। ठीक है, इसी तरीके से अगर 103 का लिखना है तो क्या लिखोगे? ठीक है, 1 के लिए क्या लिखना है? अन, 0 के लिए क्या लिखना है? नील, 3 के लिए क्या लिखना है आपको? ट्राई। ठीक है, और आई पहले से है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दोगे? UM। तो नाम क्या हो गया? अननील ट्राइयम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करोगे। कहां तक लिखोगे? 118 तक लिखोगे। ठीक है ना, और 120 का भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको लाइन से लिख रहा हूं, आप भी लिखने की कोशिश करोगे। पहले नहीं आता है तो आप चेक करोगे। ठीक है, 104, 105, 106, 107 और यहां 108, 109 और ये हो गया आपका 110। 110 तक आप लिखने की कोशिश करो। मैं कुछ टाइम देता हूं आपको, फिर मैं लिखता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। ऐसा करो, आप वीडियो को पॉज करके लिखो। लिख लिया? चलें आगे। तो देखो अब 104 का लिखना है तो 104 के लिए क्या लिखेंगे? अन, फिर नील, 4 के लिए क्या लिखेंगे? क्वाड, और फिर क्या लगाएंगे? ईएम। तो नाम क्या हो गया? अननील क्वाडियम। ठीक है, 105 के लिए क्या लिखेंगे? अन, फिर नील, 5 के लिए क्या लिखना है? पेंट, और पेंट में क्या लगाना है? ईएम। तो नाम क्या हो गया? अननील पेंटियम। 106 के लिए क्या लिखेंगे? अन, नील, और 6 के लिए क्या लिखना है? हेक्स, और हेक्स में क्या लगाना है? ईएम। तो नाम क्या हो गया? अननील हेक्सियम। 107 के लिए अन, नील, सेप्ट, और फिर क्या लगाना है? ईएम। तो नाम क्या हो गया? अननील सेप्टियम।
फिर इसी तरीके से 8 के लिए क्या लिखोगे, अनिल ऑक्टियम, ठीक है। 9 के लिए क्या लिखोगे, अनिल इनियम, ठीक है ना, क्योंकि 9 के लिए आपको पता है क्या लिखना है हमको, इन, ई डबल एन, तो फिर क्या लगाना है, ईयम, तो अनिल इनियम, ठीक है। 110 के लिए क्या लिखना है, आप देखो एक आ रहा है अन, फिर से एक आया, क्या लिखोगे अन, फिर क्या आया जीरो, जीरो के लिए क्या लिखोगे निल, फिर निल के बाद क्या लगाना है आपको, ईयम, तो नाम क्या हो गया, अननिलियम, नाम क्या हुआ, अननिलियम, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करोगे, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 तक आप नाम लिखने की कोशिश करोगे और फिर आप बोर्ड पर चेक करोगे। पहले खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, बोर्ड पर से चेक करोगे। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखो भाई खुद से, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई, देखना। एक एक एक, एक के लिए क्या लिखते हैं, अन, फिर से क्या लिखेंगे, अन, फिर से क्या लिखेंगे, अन, ठीक है। और आपको पता है एक ही अक्षर कैपिटल लिखते हैं तो बाकियों को स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इंग्लिश का भी हम ध्यान रख लेते हैं। तो अन अन, फिर बाद में क्या जोड़ना है आपको, ईयम, तो नाम क्या हो गया भाई, अन अन अनियम, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा से अन अन, और फिर 2 के लिए क्या लिखना है, बाई, तो नाम क्या हो गया, अन अन बाइयम, ठीक है। फिर 113 के लिए क्या लिखेंगे, अन अन, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और फिर क्या लगा देंगे, यून। 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, ट्राई, तो अन अन ट्राइयम। फिर इसके बाद अन अन, और 4 के लिए क्या लिखते, क्वाड, और क्वाड में क्या लगाना है, ईयम, तो नाम क्या हो गया, अन अन क्वाडियम। फिर हो गया आपका अन अन, फिर क्या लिखना है, पेंटियम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अन अन, 6 के लिए क्या लिखना है, हेक्सियम, 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सियम। फिर 7 के लिए क्या लिखना है, अन अन सेप्टियम, ठीक है। 8 के लिए क्या लिखना है, अन अन ऑक्टियम। 9 के लिए क्या लिखना है, अन अन इनियम। 20 के लिए क्या लिखना है, अन, अब 2 के लिए क्या लिखोगे, 2 के लिए आप लिखोगे बाई, तो फिर अन, फिर बाई, और फिर आपको लिखना है जीरो, जीरो के लिए क्या लिखना है, निल, तो अन बाई निल, और लास्ट में क्या लगाना है, ईयम, तो नाम क्या हो गया, अन बाई निलियम। समझ गए भाई। इस तरीके से आप 120 तत्व तक या इससे भी आगे जो आएंगे उनका आप आईयूपीएसी पद्धति में इस तरीके से नामकरण कर सकते हो। एक बार सारी बातों को आप लिख लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो और भी अच्छी बात है। लिख लिए, क्योंकि खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स आपने समझ समझ के लिखे हैं, आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आगे। देखो अब क्या है, आपने पढ़े थे भाई कि पृथ्वी पर आपके जितने प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं उनको आपने कितने ब्लॉकों में बांटा भाई, आपने बांटा उनको 4 ब्लॉकों में। कौन कौन से ब्लॉक, आप कहोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। अब हम इनका क्या पढ़ेंगे, इनका अब हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। वैसे तो मैंने जो इंपोर्टेंट बहुत सारी बातें मैंने आपको किस में लिखा दी थी भाई, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी ना, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर, उसी में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बटन है उसको भी एक बार टैप करके देख लिया करो। मैं उसमें सारी जो जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिंक में वहां पर आपको दे देता हूं प्लेलिस्ट के, ठीक है, तो उसको भी एक बार आप देख लेना। चलो बात करते हैं अब किसकी, तत्वों के प्रकार की, और उनको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ में, तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और इनको कितने भागों में बांटा भाई, एस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्व। अब बात करेंगे अपन एक एक ब्लॉक की बात करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे एस को, फिर अपन पढ़ेंगे पी को, फिर डी को, एंड देन बात करेंगे अपन एफ ब्लॉक की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। समझना भाई किनको कहेंगे हम एस ब्लॉक के तत्व, तो डेफिनेशन क्या है, देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम आपका एस उपकोष में जाए
तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करेगा उसे आप क्या कहोगे, एस ब्लॉक के तत्व कहोगे। SPDF आपके क्या है भाई, उपकोष है, ठीक है ना, उपकक्ष भी आप इसको बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में भरा जाता है या प्रवेश करता है, NS उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन NS सबशेल नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं भाई, 2 वर्ग आते हैं। कौन कौन से, वर्ग 1 का नाम आपने क्या कहा था, वर्ग 1 को आपने बोला था क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, ठीक है, जिसमें आपने हली ना करे रब से फरियाद लिखा था, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन को छोड़ देना क्योंकि हाइड्रोजन आपकी कैसी है, गैस है। ठीक है, उस चीज को आप छोड़ देना। बाकी वर्ग 1 के जो हैं उनको क्या बोलना है, क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोलेंगे हम इनको एल्कली मेटल। और अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 के तत्वों को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे इसको, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और अगर मैं वर्ग 1 के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, ठीक है, अगर वर्ग 1 के मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, तो इनके सबके अंतिम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इनके मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, लास्ट उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इनका होगा NS1 और इनका क्या होगा, NS2। और अगर मैं संपूर्ण S ब्लॉक के तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या हो जाएगा, NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, S ब्लॉक तत्व का, पूरे S ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। आप कहोगे कि इनका विन्यास NS1 से लेके 2 तक होगा। ठीक है, ये बात आपको खासकर याद रखनी है। ठीक है भाई, तो एस ब्लॉक की सारी जो इतनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी आपको लिख दी। लिख लो भाई, पहले इनको एक बार आप लिख लो। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि भाई एस ब्लॉक के जो वर्ग 1 है उसको क्षारीय धातु या वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके जो धातु हैं वो पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रबल क्षार बनाते हैं। साथ में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, क्षारीय धातु बोलते हैं। भाई क्षार बना रहा है, प्रबल क्षार बना रहा है, तो कैसी धातु होगी, क्षारीय धातु होगी। इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये जो भूगर्भ है, जो भूपर्पटी है, वहां पर ये अधिकांश मात्रा में आपका पाया जाता है। इस वजह से एक वर्ड ऐड कर देते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना, तो मृदा की भूपर्पटियों में अधिकतर मिलता है, इस वजह से इसको नाम दे देते हैं। बाकी अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, वर्ग 1 में कौन आता है, सोडियम। और सोडियम के हम ले लेते हैं 2 यहां पर एटम ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किससे भाई, पानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो आपको पता है पानी में क्या है भाई, पानी में क्या है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस के साथ आपका सोडियम रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaOH। कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब एस ब्लॉक के तत्व आपके पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, आप कहोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे अगर मैं यहां बोलता तो आपको पता है भाई यहां क्या है, 2 H प्लस आयन है और साथ ही क्या है, 2 OH माइनस आयन है। ये Na क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आयन बनाएगा और Na प्लस आयन OH माइनस को पकड़ के NaOH बनाएंगे। और आपको पता है 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को दोनों हाइड्रोजन जो H प्लस है वो लेके क्या बना लेंगे भाई, H2 गैस बना लेंगे और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ गए भाई। तो आपको पता है NaOH कैसा है भाई, प्रबल क्षार है। तो क्षार बनाने की वजह से इन धातुओं को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आगे की बात करता हूं। अब नेक्स्ट ब्लॉक पर चलते हैं हम, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चलो अगली बात करेंगे अपन किसकी,
पी ब्लॉक के तत्व की। ठीक है, देखना पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बस सिमिलर सी भाई, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे भाई, एनपी उपकोष में प्रवेश करे। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे, एनपी उपकोष में प्रवेश करे, उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एनपी उपकोष में प्रवेश करता है या एनपी कक्षक में प्रवेश करता है, उनको हम क्या कहेंगे भाई, उनको हम कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। तो यहां पे आप इसको एस ब्लॉक को भी हटा के क्या लिख दो, पी ब्लॉक के तत्व। समझ गए। और अगर पी ब्लॉक के तत्व की मैं बात करूं तो ये कौन से वर्ग से स्टार्ट होता है भाई, आप कहोगे कि ये वर्ग संख्या 13 से स्टार्ट होता है, और 13 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, वर्ग संख्या 18 तक जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो कहां से स्टार्ट, 13 से स्टार्ट, कहां तक जाएगा, 18 तक जाएगा। और अगर हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, आपको पता है पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसको आप याद रखोगे, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा भाई, एनपी में इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने बात करी थी कि यहां पर आपका जो एस का मान था उसके लिए भी हमने आगे एन ही लिखा था। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो करेक्ट क्या है भाई, एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और एन पी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये 1 2 6 है, यानी 1 से लेके कहां तक, 6 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूं भाई, कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो 6 का आप यहां पर विन्यास क्या लिखते, 1s2 2s2 और 2p2, यही लिखते भाई, 2 और 2 4 और 2 6। तो यहां पर अंतिम उपकोष कौन सा है भाई, अंतिम यहां पर आपका जो शेल चल रही है वो दूसरी चल रही है। ठीक है ना, तो अंतिम आपका किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। देखो एनपी उपकोष में ही जा रहा है, 2p उपकोष में जा रहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में गया, इस वजह से इसका जो ये तत्व है वो किसका हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहां पर एन का मान देखो, एस के लिए भी 2 है, ठीक है, और पी के लिए भी एन का मान 2 है। तो इसका विन्यास देखो NS2 और NP 1 से लेके 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, NS2 NP 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को। अब इसमें बात करूं तो वर्ग संख्या 13 से लेके कहां तक आते हैं, 18 तक आते हैं। तो मैंने आपको वहां जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तब भी नाम बताए थे, एक बार दोबारा से सुन लो। वर्ग 18 को क्या बोलते हैं अपन, अक्रिय गैस। ठीक है, लेकिन कुछ तत्व रिएक्शन कर जाते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं हम उसको, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, या आप इंग्लिश में इसको और क्या बोल सकते हो, नोबेल गैस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसका नाम है। दूसरा आपने पढ़ा था वर्ग 17, वर्ग 17 को क्या बोला था अपन ने, हेलोजन बोला था। हेलोजन क्यों बोला था, क्योंकि ये लवण बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, लवण बनाने की क्षमता रखते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी अगर मैं बात बताऊं आपको, वर्ग संख्या 16, तो इसको क्या बोला था आपने, चालकोजन या कैल्कोजन, कुछ भी बोल सकते हो, स्पेलिंग CH है। ठीक है ना, चालकोजन। ठीक है, और इसको क्या बोला आपने, ये चालकोजन क्यों बोला जाता है भाई, अयस्क बनाने की क्षमता के कारण, अयस्क। ठीक है, आधा स और क, अयस्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, और अयस्क बनाने की क्षमता के कारण इसको क्या कहा जाता है, चालकोजन। और अगर मैं वर्ग संख्या 15 की बात करूं तो वर्ग संख्या 15 को क्या बोलते हैं भाई, निकोजन समूह। क्या बोलते हैं, निकोजन समूह। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उर्वरक बनाने की क्षमता रखता है। तो उर्वरक बनाने की क्षमता रखने के कारण इसको क्या बोला जाता है, निकोजन समूह बोला जाता है। पी ब्लॉक की सारी बातें बोर्ड पर हैं, लिख लो इसको एक बार, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको, डी ब्लॉक के तत्व को। लिख लो एक बार इसको। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है भाई, जो पी ब्लॉक है ना, उसके अंतर्गत आपके धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं। तो आगे आप चाहो तो एक पॉइंट इधर लिख लो, नीचे लिख लो कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, धातु, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स और उपधातु, मेटलॉइड्स। ठीक है ना, तीनों सम्मिलित हैं, यानी इसके अंदर भाई तीनों के तीनों आएंगे आपके,
मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो धातु क्या होती है आगे सबकी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं। अधातु जितनी भी आपकी गैसें वो अधातुओं के अंदर आ जाएंगी। और उपधातु किसको बोलेंगे? जिसमें धात्विक गुण भी हैं और अधात्विक भी गुण भी हैं, उनको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो इस लाइन को भी, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, मिटा दें भाई इसको। तो चेंज कहां करेंगे? एक तो यहां चेंज कर देंगे और ये भी आपका चेंज होगा। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अब डी ब्लॉक के तत्व की। देखना इसको भी, ज्यादातर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो या तो डी ब्लॉक का पूछा जाएगा आपको, या आपको एफ ब्लॉक का पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, पी और इसका एस का सामान्यतः नहीं पूछा जाता, डी और एफ का आपको जरूर पूछा जाता है भाई। देखो डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करें भाई? n-1d उपकोष में प्रवेश करते हो, n-1d उपकोष में प्रवेश करते हो, उन तत्वों को हम क्या कहेंगे भाई? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो देखना क्या होगा भाई, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, समझना इसको, एक एग्जांपल देके भी मैं आपको समझा दूंगा कि n-1d से यहां क्या तात्पर्य है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, देखो क्या होता है इनका, n-1d जहां पर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और ns जहां पर 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यह होता है भाई इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इस चीज को मैं सॉल्व करा देता हूं। जैसे टाइटेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 22। तो आप इसके लिए क्या लिखते भाई? आप इसके लिखते आर्गन, और आर्गन के बाद आप क्या लिखते हैं यहां पर? 3d2, और फिर क्या लिखते हो? 4s2। ठीक है, यही लिखते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1s2 2s2 करते करते आप पहुंचते, और पहुंचने के बाद आपको पता है 4s2 में लिखते, फिर 4s2 के बाद आप 3d को लिखते। ठीक है, इसी तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते। तो यहां पर आप देख रहे हो तो जो डी कक्षक है उसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, तो यहां 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जब देखो, जब n का मान अधिकतम कितना है? 4, n का मान अधिकतम कितना है? 4, तो d के लिए मान कितना आया? n-1, यानी 4 में से 1 घटाओ। d के लिए कितना मान आया? 3 आया। इस वजह से हमने d के आगे क्या लिखा है? n-1d उपकोष में प्रवेश करता है। तो जब n का मान 4 था तो d के लिए मान कितना आया है? 3 आया है। तो समझ गए आप किस तरीके से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है? n-1d 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, और ns 1 से लेके आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को आप लिख लो। अब इसके अलावा अपन सेकंड बात क्या लिखेंगे कि भाई इनको और क्या बोलते हैं? इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या लिखोगे? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन मेटल्स भी आप कह सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है कि जिसमें जो आपका डी कक्षक है वो इसकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में कितना आए भाई? पूरा भरा ना हो, डी कक्षक पूरा भरा ना हो, आंशिक भरा हो, अपूर्ण हो। ठीक है, संक्रमण तत्व की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या लिखोगे? मूल अवस्था, मूल या आयनिक अवस्था में, मूल या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, डी कक्षक अपूर्ण भरा हो। अपूर्ण भरा हो से तात्पर्य क्या है? D10 ना हो, D10 आपका ना हो, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जो डी कक्षक है वो आपका कैसा भरा हो? मूल या आयनिक अवस्था में कैसा भरा हो भाई? वो अपूर्ण भरा हो, पूरा भरा हुआ ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आपके 3 तत्व आते हैं, कौन से? ZnCdHg, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इन सभी में कौन सा विन्यास होता है? D10 विन्यास होता है। इस कारण से इनको संक्रमण तत्व आपका नहीं माना जाता। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ZnCdHg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? तो आप कहोगे कि भाई इनमें डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इस वजह से इनको क्या नहीं माना जाता? संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इन तत्वों में बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। तो इनमें क्या लिखोगे आप? इनमें बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक है,
दो कोश कैसे होते हैं भाई? अपूर्ण होते हैं। और वो दो कोश कौन 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 से हैं? एक तो आपका है कौन सा? वैलेंस सेल आप जिसको कह सकते हो, या अंतिम कोश कह सकते हो, अंतिम कोश। और दूसरा है उपांत्य कोश। कौन सा है? उपांत्य कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोल दो या अल्टीमेट शेल बोल दो। वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, या और क्या बोल सकते हो? अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में भी मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि कभी कभी हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश भी याद रखो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीनल्टीमेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पीनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि इसमें दो कोश जो बाह्यतम है वो कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बाह्यतम में एनडी आ रहा है और कौन सा आ रहा है? एनएस आ रहा है। तो एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। लेकिन आपने देखा था क्रोमियम और कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था? एक ही आ रहा था एस में, ठीक है। तो वहां पर आपका बाह्यतम एनएस भी कैसा हो सकता है? अपूर्ण हो सकता है। और सेम टू सेम आपका जो n-1d है उसमें भी 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो भी कैसा हो सकता है? आपका अपूर्ण हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी संरचना भी आपके लिए बना के बता देता हूं। देखो, ये 3 टाइप की आपकी सेल होती हैं, ठीक है। बता देता हूं मैं आपको। इसमें इस बाह्यतम सेल को, तो सबसे बाह्यतम जो सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? वैलेंस सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतिम कोश, ठीक है। अंतिम कोश जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोश, ठीक है। और इसके बाद आपका जो अंदर वाला है इसको क्या बोलना है? उपांत्य कोश। क्या बोलना है इसको? उपांत्य कोश, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? पीनल्टीमेट शेल। क्या बोलना है? पीनल्टीमेट शेल। और इसको क्या बोलना है? इसको आप बोलोगे अल्टीमेट शेल, ठीक है। और जो आपका सबसे अंदर वाला है इसको आप क्या बोलोगे? पूर्व उपांत्य। इसको क्या बोलना है? पूर्व उपांत्य कोश। आगे आएगा ये एफ ब्लॉक में, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एंटी पिनल्टीमेट शेल, ठीक है। इसको क्या बोलना है? एंटी पिनल्टीमेट शेल। तो इन सारी बातों को लिखो, फिर 1-2 बातें और हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। चलो यहीं लिख देता हूं मैं। अगली बात क्या है भाई? कि ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं इसके अंतर्गत सभी क्या है? धातुएं हैं। सारी क्या है इसके अंदर? धातुएं। और दूसरी बात, ये आपके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी इनके तत्व हैं, उनकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे वहां पर आपने एस ब्लॉक में देखा था, जो वर्ग 1 के अंतर्गत आ रहा था उन सबकी तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? 1 थी। जो वर्ग 2 के अंतर्गत आ रहा था उन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? केवल 2 थी। लेकिन यहां ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है। जैसे आयरन है वो +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है। मैग्नीज आपका अधिकतम +7 तक भी दिखा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है? बदलती रहती है। तो हम क्या कहेंगे? इनमें सभी धातुएं सम्मिलित हैं, यानी डी ब्लॉक में सभी धातुएं सम्मिलित हैं, तथा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाते हैं? तो आप क्या कहोगे? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। सारी बातें आपके बोर्ड पर हैं, छाप डालो भाई, इसको लिख लो पहले इसको अच्छे से। आपने देखो, अब मैं इसी में चेंज कर देता हूं एफ ब्लॉक के लिए भी। अब एफ ब्लॉक में क्या होगा? जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है भाई आपका, वो किस में जाएगा? n-2f उपकोष में जाएगा। यानी वहां पर जो अधिकतम n का मान है उससे जो f का मान है वो कितना कम होगा? 2 कम होगा। तभी तो हम क्या लिख रहे हैं? n-2f लिख रहे हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देकर भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं अपन अब एफ ब्लॉक की। तो आप हेडिंग लगा लो अपनी बुक में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। चलिएगा, देखना भाई, ध्यान देना। यहां पे इसी को चेंज कर दूं मैं, इसी में अपन लिख लेंगे। लेकिन ये सुविधा केवल किसके पास है? मेरे पास। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। चलो बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व की। तो हेडिंग लगा लो, लास्ट में जो आपका है एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखोगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता हो उसे हम क्या कहेंगे?
एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या हुई डेफिनेशन? कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करेगा उसे हम कहेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? n-2f 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, 0 नहीं 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन लिखो। वैसे एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है। और ऐसा कौन सा है? थोरियम है, ठीक है। जब आपके हायर लेवल में जब मैं आपको एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तब आएगा आपके भाई, अभी तो है नहीं, आपको मिलेगा ये किसमें? 12th क्लास में, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। n-1d जिसमें 0 से 1 हो सकता है और ns में कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या लिखोगे? इन तत्वों के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 कोश की बात केवल यहीं पर हो रही है। अपूर्ण होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 3 कोश कौन कौन से हैं? 3 कोश कौन कौन से हैं बता भी चुका हूं। अंतिम कोश जिसको और क्या बोलते हैं अपन? संयोजकता कोश, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई? इसके अंदर वाला कौन सा होगा? आपका उपांत्य कोश, ठीक है ना, पीनल्टीमेट उपांत्य कोश। और इसके अंदर वाला क्या होगा? पूर्व उपांत्य कोश, पूर्व उपांत्य कोश, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे भाई, ठीक है। इसमें 3 कोश अपूर्ण हो और आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा ब्लॉक के तत्व हैं, तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और आपको एक बात और बताऊं, इसके अंतर्गत कितनी श्रेणी आती है भाई? एफ ब्लॉक के अंतर्गत 4। एक तो 4f श्रेणी आती है और एक आपकी 5f श्रेणी आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। 4f श्रेणी को क्या बोलते हो? लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनॉइड श्रेणी। और इसको क्या बोलते हो? एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। इसको लेंथेनॉइड्स और इसको एक्टिनॉइड्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है भाई? दुर्लभ मृदा तत्व। इनको क्या बोला जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर इनकी बात मैं करूं तो इनको यूरेनियम 92 के बाद, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व कैसे हैं भाई? कृत्रिम है, मानव मैन मेड है, ठीक है ना, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूं। इन चीजों को याद रखना, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट। दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं? 4f। परा यूरेनियम क्या है? तो आप कहोगे 92 के बाद में आने वाले, जैसे 93, 94, 95, 96, 97, इन सारे तत्वों को क्या कहेंगे? परा यूरेनियम। और ये कैसे हैं? आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मानवकृत है, कृत्रिम है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझा देता हूं। देखो इधर बता देता हूं सीरियम, ठीक है। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखोगे भाई? जीनोन। और जीनोन का मतलब कितना आ गया? 54 आ गए, ठीक है ना। 54 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा चुके हैं। मैं आपको एक तरीका पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, मैंने सारी बातें बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखो तब ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको फटाफट और बता देता हूं। कितनी अक्रिय गैस होती है? हीना, नीना और करीना, ऐसे रहना, ठीक है, यही होती है। यहां पहला आवर्त खत्म, या दूसरा आवर्त खत्म, या तीसरा खत्म, या चौथा खत्म, या पांचवा खत्म। तो n का अधिकतम मान कितना हो गया? 6। भाई पांचवा तो खत्म हो गया ना 54 पे ही, हमारा तो 58 है। तो n का मान कहां से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 6 में आपको पता है 6 में कौन कौन से आ सकते हैं भाई? आपका एक तो 6s आ सकता है आपका, और कौन सा आ सकता है? 6p आ सकता है, और कौन सा आ सकता है आपका? 5d आ सकता है, और आपका कौन सा आ सकता है? 4f आ सकता है, यही आ सकता है। तो आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? जिसके लिए n+l का मान कम हो। वो सारी बातें मैं करवा चुका हूं। देखो अब यहां पे करूंगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इन बातों को। देखो अब आप जब सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? f ब्लॉक में। लिखोगे 4f2, ठीक है, और इसके बाद 5d0
और 6s2, ठीक है, जोड़ लो। 54 और 2 कितने हुए आपके 56, और 56 और 2 कितने हो गए आपके 58, ठीक है। सारी बातें मैं दोबारा से करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को देख लो अगर आप पर नहीं आता तो, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो एक F आ गया, एक D आ गया और एक कौन सा आ गया, S आ गया, ठीक है। F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, D में आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और S में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात समझ गए भाई F ब्लॉक की सारी कहानी, ठीक है। तो F ब्लॉक में आपको जो नॉर्मल बातें पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि F ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, तो आप बोलोगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाएंगे, 14 ही भरे जाएंगे। दूसरी बात, 4f श्रेणी को क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने तत्व, इसके अंदर भी 14 तत्व और इसके अंदर भी आपके 14 तत्व। इसकी बात करें तो ये कहां से कहां तक होता है, ये सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक होता है, और इसकी बात करूं तो ये थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक होता है, ठीक है। ये दो बातें भी आप याद रखोगे, ठीक है भाई। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप इसको लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, 100 से अधिक आपके IUPAC नाम आप कैसे लिखोगे तत्वों का वो आपने पढ़ा, और आपने सारे ब्लॉक्स की बात कर ली, S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, F ब्लॉक क्या है, ठीक है। सारी बातें पढ़ चुके हो, इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, मिलते हैं भाई।